जी क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए और डिस्कस कर लें इसको पूरा क्वेश्चन। चलिए पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यू आर करंटली इन द प्लानिंग फेज ऑफ ऑडिट ऑफ मिनरल वाटर लिमिटेड MWL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। नीचे उसने कस्टमर सेगमेंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर और फिर बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो हर कस्टमर का है, यानी उसने स्ट्रेटिफिकेशन दी है कस्टमर की स्ट्रेटिफिकेशन पता ना आपको? यस सर। और फिर उसके बाद एजिंग भी दी है। एजिंग नजर आ रही है आपको? 10 डेज, 10 to 20, 21 to 30, 31 to 90, ग्रेटर देन 90 डेज, ये सारी उसकी एजिंग है। ठीक है, 50% provision for doubtful debts have been made by MWL against balance outstanding for more than 30 days, whereas the balance outstanding for more than 90 days have been fully provided. ठीक है, कि जो 90 डेज से ज्यादा बैलेंस है वो फुली प्रोवाइडेड, 30 डेज से था 50%। ये उसे प्रोविजन की परसेंटेज क्राइटेरिया दिया हमें। रिक्वायर्ड में कह रहा है indicate what would be the basis for selecting debtors for circularizing positive and negative request for confirmation। circularizing का मतलब क्या होता है? भेजने के लिए। बिल्कुल, कहते हैं जी बेसिस क्या होंगी? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अंडरलाइन कीजिए, यानी हमने क्या बताना है? पॉजिटिव और नेगेटिव की बेसिस क्या होंगी। ये मेरे भाई जितने ध्यान से आप नीचे देख रहे हैं ये तो कंफर्म है ऑडिट की किताब नहीं हो सकती, और मेरा ख्याल है कोई भी किताब नहीं हो सकती। क्या ये मेरा ख्याल दुरुस्त है मेरे भाई? हाँ जी ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? किस बेसिस पे हम डेटर्स को नेगेटिव कंफर्मेशन वगैरह भेजेंगे? ये तो पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव की बेसिस क्या होंगी। पॉजिटिव और हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखना है? 4 कंडीशंस। हाँ जी 4 कंडीशन लिखनी है। कौन कौन सी कंडीशन थी? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस और ठीक है, 4 कंडीशन थी, हमने सबसे पहले वो लिख लेंगे। इसके बाद आगे चलें। सुपरमार्केट, बताइए क्या सुपरमार्केट में पॉजिटिव होगी आपकी कंफर्मेशन या नेगेटिव? पॉजिटिव जी पॉजिटिव। रिक्वायरमेंट में यही कर रहे हैं, इंडिकेट व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग डेट, यानी बताओ कि पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए कौन से डेटर्स को सेलेक्ट करोगे, नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए कौन से डेटर को सेलेक्ट करोगे। नहीं क्वेश्चन पढ़ के यही समझ आ रहा है ना? यस सर। रिक्वायरमेंट में यही पूछ रहा है हमसे। बिल्कुल। तो बेसिस जो है वो तो हमारी 4 कंडीशन है। अब उसके बाद हमने उसे लिंक करना है कि किस कैटेगरी में वो बेसिस एप्रोप्रिएट है। सुपरमार्केट में बताइए कौन से? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? रीजन लिखते हैं। होलसेलर में, अच्छा होलसेलर को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करते हैं। रिटेलर्स में आइए, नेगेटिव क्यों? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। आगे लिखेंगे प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर आल्सो मेट। 5 स्टार होटल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंस। अच्छा होलसेलर का मसला ये है, अगर इसे कंपेयर करें रिटेलर के साथ तो लगता है कि ये स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस हैं, लेकिन अगर इसे कंपेयर करें सुपरमार्केट के साथ तो लगता है कि ये लार्ज नंबर, उसके हिसाब से कंपैरिजन। अब इशू यह कंपैरिजन किसके साथ करना, बताइए किसके साथ कंपैरिजन करें? कितने स्टोर्स के ख्याल में होलसेलर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस हैं? 2-3 स्टोर। और कितनों के ख्याल में होलसेलर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस हैं? इसमें 8-10-12 स्टोर्स हैं, बाकी का कुछ पॉइंट होगा। बाकी आपको पता है उन्हें क्या कहते होते हैं हम? जिंदा राशि। तो मेरे ख्याल में होलसेलर इसके जो नंबर हैं वो लार्ज है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस कवर होना चाहिए। देखिए 8-10-12 हो, वैसे हम कंपैरेटिवली डिसीजन करते हैं। कंपैरिजन में 5 स्टार होटल और सुपरमार्केट में स्मॉल नंबर है, लेकिन होलसेलर रिटेलर दोनों में लार्ज रखते हैं। ठीक है, 60-65 भी लार्ज ही है, तो इसमें भी होलसेलर में भी नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर आल्सो मेट। सर जी
सर होलसेलर में सिर्फ 65 है, करना तो हमने सैंपल बेस पे ही होता है, तो नहीं लाजमी नहीं। अगर सुपरमार्केट या 5 स्टार होटल को सिलेक्ट करें तो सैंपल बेस पे करना लाजमी नहीं है। आप 5 स्टार होटल इस कैटेगरी में या सुपरमार्केट में सबके सबको लेटर सेंड कर सकते हैं, सबके सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल बेस में करना है कि नहीं या सैंपल क्या होगा ये एक अलग कंसेप्ट है, और पॉजिटिव कंफर्मेशन के नेगेटिव कंफर्मेशन ये एक अलग कंसेप्ट है। तो इससे एग्री करते हैं होलसेलर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस लग रहा है कि ये ज्यादा लग रहा है। वैसे तो जजमेंटल है इशू, लेकिन ज्यादा जो वेटेज है, जो ज्यादा चांस है वो इसके लार्ज नंबर का। ए क्लियर हो गया। बी में क्या पूछा है? ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू हाउ वुड यू डील विद ए सिचुएशन वेयर अ डेटर कंफर्म में बैलेंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट अपीयरिंग इन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। रिकंसिलिएशन बनाएंगे, डिसएग्रीमेंट एक्सेप्शन वाला क्या करेंगे? रिकंसिलिएशन बनाएंगे क्लाइंट से, और उसके बाद एक प्रोसीजर जो भी। यस सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। चलिए क्वेश्चन हमारा कंक्लूड हो गया। सरप्राइजिंगली इसमें जो एजिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है उसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन वो स्टूडेंट देख के एक दफा कंफ्यूज परेशान हो जाता है कि पता नहीं कितना मुश्किल सवाल आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हर इंफॉर्मेशन का की रेलिवेंस हो जरूरी नहीं है, यस सर, लेकिन बहरहाल हमें पता होना चाहिए कि क्यों जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ पे उसने पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर क्वेश्चन बेस किया है और डिसएग्रीमेंट वाले पे क्वेश्चन बनाया है। इन दोनों कंसेप्ट्स में एजिंग का कोई अमल दखल नहीं होता। एजिंग का अमल दखल होता है रिस्क में, कि जब एजिंग से हमें ज्यादा पुराने डेटर्स मिलते हैं और ज्यादा पुराने डेटर्स में रिस्क ऑफ बैड डेट होता है, इसमें वो रिस्क होगा एजिंग में, वरना कोई रिस्क इस क्वेश्चन में एजिंग का कोई रेलिवेंस नहीं है। जी कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई क्वेश्चन नहीं? जी देखिए लार्ज नंबर स्वाम में कंपैरेटिव डिसीजन करना होता है। अगेन मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिसीजन, जैसे फर्ज कीजिए कि किसी क्वेश्चन में वो 65 होलसेलर देता है और रिटेलर जो है वो 5000 देता है, तो फिर उस वक्त हम जो रिटेलर है उनको तो कहेंगे लार्ज नंबर स्मॉल बैलेंस, लेकिन फिर होलसेलर जो है उस केस में हमारा स्मॉल नंबर। यहाँ पे चूंकि उससे दो कैटेगरी लाना से हमें स्मॉल दी हुई है 12 और 7, इनके साथ कंपैरिजन करके मुझे 65 लार्ज लग रहा है। क्वेश्चन 8। अच्छा क्वेश्चन 8 में आप एक काम कीजिए, पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े क्वेश्चन 8 की, और फिर रिक्वायरमेंट पढ़े 7A की, और मुझे बताइए इन दोनों में कोई फर्क है क्या? तो फर्क है तो क्या? अगर आपने ये डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी समझ लीजिए केस स्टडी पे ग्रिप होगी। ना सिर्फ इस केस स्टडी पे बल्कि चैप्टर 17 की केस स्टडी पे ग्रिप हो गई, अगर आपने इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में फर्क ढूंढ लिया कि क्या है। पता चल गया फर्क क्या है? यस सर। जी पढ़ लिया आपने, गौर कर लिया जितना करना था। जी मेरे भाई आपको कोई फर्क मिला इसमें 7A की रिक्वायरमेंट में और 8 की रिक्वायरमेंट में? भाई पढ़ना आप शुरू किया नहीं, फर्क कोई फर्क नहीं है। 7A में आपके ख्याल में क्या पूछ रहा है? बताओ किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव सेंड करोगे, और 8 में क्या पूछ रहा है? सर उसमें कैटेगरी पूछ रहा है वो कि इस कैटेगरी तो दोनों में क्या फर्क है? कैटेगरी में सैंपल बेस पे हम किसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी शाबाश। देखिए हमने जब स्टेप्स पढ़े थे कंफर्मेशन के, उसमें 2 स्टेप थे, दोनों डिफरेंट थे। एक स्टेप में उसने कहा था कि कंफर्मिंग पार्टीज जो है वो कौन सी सेलेक्ट होगी। एक स्टेप में उसने क्या कहा था कि आपने जिनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है उन पार्टीज को कैसे सेलेक्ट करना है, तो याद है आपको एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। yes, और एक स्टेप था ये डिसाइड करना कि पॉजिटिव के नेगेटिव कौन सी कंफर्मेशन सेंड करेंगे। बिल्कुल ये दोनों स्टेप डिफरेंट है कि नहीं? बिल्कुल डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ अहम चीज, ये डिसीजन करना
कि कंफर्मेशन पॉजिटिव सेंड करनी है कि नेगेटिव, ये कंफर्मेशन का क्वेश्चन है। और ये डिसाइड करना कि किन किन पार्टीज को सेलेक्ट करना है, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट पार्टीज, ये अलहदा डिसीजन। ये असल में डिसीजन है सैम्पलिंग वाले चैप्टर का, चैप्टर 17 का। फिर सुन लीजिए, हमने जो अप्रोच पढ़ी थी कंफर्मेशन लेटर सेंड करने की, उसमें 2 स्टेप्स थे डिफरेंट। एक स्टेप था कि पार्टीज कौन सी सेलेक्ट करोगे, और दूसरा स्टेप था कंफर्मेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ये दोनों अलग स्टेप्स है ना भाई, एग्री करते हैं कि नहीं? यस सर, दोनों अलग स्टेप्स थे। जो 7A है इसमें क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके लिए 4 कंडीशंस। यस सर। और क्वेश्चन नंबर 8 में नोट कीजिए, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ड ही नहीं है। यस सर। ठीक है, इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन का वर्ड नहीं है। इसका मतलब है ये डिसाइड नहीं करना हमने क्वेश्चन 8 में कि पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे कि नेगेटिव सेंड करेंगे, बल्कि क्या डिसाइड करना है, एप्रोप्रिएट पार्टीज क्या होंगी जिनको सिलेक्शन करना है हमने। यही हमसे पूछ रहा है एप्रोप्रिएट पार्टीज क्या। तो मैंने आपको 2-3 की रूल्स बताए थे मेजर पार्टीज के लिए, पार्टीज को सेलेक्ट करने के लिए। जी मेरे भाई आप बताइए कौन से रूल्स? मेजर पार्टीज हाई रिस्क। 3-4 दफा मेरे वाले क्लास में बता दिया। मेजर पार्टीज हाई रिस्क, मेजर पार्टीज को सेलेक्ट करेंगे और हाई रिस्क हाई रिस्क को सेलेक्ट करेंगे जिनमें रिस्क ज्यादा है। और हाई रिस्क कैसे पता चलेगा, इसके भी 2-3 मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था। एजिंग में जिनमें पुराने डेटर्स है उनमें बैड डेट का रिस्क होता है, या अनयूजुअल जिसमें आया जिनमें ज्यादा फ्लक्चुएशन है। शाबाश। तो ये पैसे 2-3 रूल और भी क्राइटेरिया हो सकता है, रिस्क और भी चीजों की वजह से आ सकता है, सिर्फ आपको आइडिया दिया मैंने। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कंफर्मेशन रिसीवेबल की परफॉर्म की जाएगी। डिस्कस विच पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ रिसीवेबल माइट बी चोजन फॉर द सैंपल। हमने बताना है कि किस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर जाने की वजह घुसने से पहले ये डिसाइड कर ले कि क्वेश्चन रिक्वायर क्या कर रहा है। बड़ा डिसीजन हमारा सही हुआ, फिर हम उसके बाद अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बड़ा डिसीजन गलत हो गया तो फिर क्वेश्चन में जो मर्जी लिख लें वो गलत है। बड़ा डिसीजन क्या हमारा, क्वेश्चन किस चीज का है, क्या ये हमसे ये रिक्वायर कर रहा है कि नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, या ये रिक्वायर कर रहा है कि कौन कौन सी पार्टीज को सेलेक्ट करना है पार्टी। इसका मतलब है अब हमने वो 4 कंडीशंस नहीं यहाँ पे अप्लाई करनी। क्यों नहीं 4 कंडीशंस अप्लाई करनी हमने यहाँ पे, क्योंकि पार्टीज कंफर्म करनी है, क्योंकि ये वो कंसेप्ट ही नहीं है नेगेटिव कंफर्मेशन वाला। ठीक है, ये वो कंसेप्ट ही नहीं नेगेटिव कंफर्मेशन वाला। जी तो अब मुझे बताइए, हमने इनमें से पार्टीज को सेलेक्ट करना है, कैटेगरीज बनाई हुई है। अच्छा एक असूल और लिख लें, ये असल में इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, सैम्पलिंग वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंफर्मेशन में एक स्टेप ये भी होता है कि हमने अप्रोप्रिएट पार्टीज को सेलेक्ट करना है, इसीलिए एक कंसेप्ट यहाँ पे भी आपको सिखाया जा रहा है, रूल्स यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। बाकी डिटेल एप्लीकेशन चैप्टर 17 में हम सीखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो यूं समझिए कि आपने सैम्पलिंग के चैप्टर की भी एक केस स्टडी कर ली। एक असूल दो सिलेक्शन के तो पार्टीज को कैसे सिलेक्ट करना उस पर मैंने आपको बता दिया कि मेजर पार्टीज को सिलेक्ट करना जिनमें रिस्क आता है। एक और चीज, अगर उसने एक से ज्यादा क्लासेस दी हुई हैं, अगर क्वेश्चन में उसने किसी भी एरिया की एक से ज्यादा या आसान अल्फाज में स्ट्रेटिफिकेशन दी हुई है, तो याद रखें हमने हर क्लास में से सैंपल उठाना है, हर कैटेगरी में से सैंपल उठाना है। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा कैटेगरीज हैं तो हमने हर कैटेगरी में से सैंपल उठाना है। अब इसकी रीजन आपको मैं चैप्टर 17 में समझाऊंगा इसकी रीजन क्या है, लेकिन अभी फिलहाल आपका रूल क्या बता रहा हूं, हमने अगर उसने क्वेश्चन में एक से ज्यादा कैटेगरीज दी हैं, हमने हर कैटेगरी में से सैंपल उठाना है। अब मुझे बताइए किस कैटेगरी में, जी आप मुझे बताइए किसी एक कैटेगरी को बता दीजिए, आप किसको आप सेलेक्ट करेंगी? पहला आपका हमारा रिस्क क्या, पहला हमारा क्राइटेरिया क्या था आइटम पार्टीज को सेलेक्ट करने का,
मेजर बताइए, आपको इसमें कोई मेजर पार्टीज नजर आ रही हैं? हाँ 1495 वाली 23 जिनका बैलेंस जो है वो 50,000 और मोर है इंडिविजुअल बैलेंस, ये हमारी कौन सी पार्टीज हैं? मेजर पार्टीज। इनको तो सबको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। पहली सिलेक्शन क्लियर हो गई। अब देखिए एग्जाम में सिर्फ हमने ये नहीं बताना कि 23 वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, उसकी रीजन बताना लाजिम है। रीजन बताना लाजिम है 23 वाली को क्यों सेलेक्ट करें, क्योंकि मेजर पोर्शन को कवर कर रही है, ये मेजर डेटर्स है। ये सिलेक्शन क्लियर हो गई जी। अब मुझे बताइए और किस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे जी? क्या हमें 197 एक मिनट 197 वाली कौन सी है? अच्छा ये रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं। 23 क्लियर हो गया आपको, मेजर पार्टीज हैं। 15 वाली सेलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं? लेस देन 0। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि 15 वाली लेस देन 0 ये तो बहुत छोटी मामूली सी, इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए? और कितने स्टूडेंट का ख्याल है इनको सेलेक्ट करना चाहिए? ज्यादा स्टूडेंट्स का ख्याल है सेलेक्ट करना चाहिए। चलें इसको सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं ये तो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आपको 2-3 वाकयात सुना दूं अपने आर्टिकल्स के, ये सच्चे वाकयात। 2 वाकयात सुना रहा हूं, दोनों सच्चे हैं। पहला इधर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट में मुझे भेजा गया, मेरा पहला लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट था। पहले ऑडिट में थोड़ा, अब लिस्टेड कंपनी हो क्रिटिकल होती है तो थोड़ा वैसे ही बंदा जो है ना कंफ्यूज होता है। मेरे से में एरिया एलोकेट किया गया इन्वेंट्री का, क्लाइंट की बैलेंस शीट देखी, इन्वेंट्री नेगेटिव। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। मैं भागा भागा क्लाइंट के पास गया और मैंने कहा सर जी इन्वेंट्री ज्यादा हो चलो बंदा कोई रिस्क असेसमेंट कर लेता है, कम हो फिर भी 0 हो चलो फिर भी इसकी कोई ना कोई रीजन होती है। इतनी काउंटिंग पड़ी, कसम ले लें आज तक मैंने नेगेटिव इन्वेंट्री कभी नहीं देखी। ये नेगेटिव इन्वेंट्री है क्यों? अच्छा क्लाइंट भी अंदाजा लगा लेता है, जो अच्छा क्लाइंट होता है ना जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जरा थोड़ा ताज़ा सीनियर हुआ है, ये अभी इसको सिस्टम का इतना अंदाजा नहीं है। वो भी फिर एंजॉय करते हैं, वो कहते हैं सर पता नहीं इन्वेंट्री नेगेटिव क्यों है, इसलिए तो आप लोगों को बुलाया गया, जरा पता करें। शाबाश। अच्छा फिर मैंने जब उनका सिस्टम समझा तो मुझे पता चला इन्वेंट्री नेगेटिव क्यों है। अगर आप कहें तो सिस्टम समझा दो ये। चलिए सिस्टम था, अब इन्वेंट्री से रिलेटेड परचेज का सिस्टम रेलिवेंट है, सेल्स का तो रेलिवेंट इतना नहीं, परचेज का रेलिवेंट। पता चला कि क्लाइंट की जो फैक्ट्री है उसमें मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज होता है। फैक्ट्री को जब कभी मटेरियल चाहिए होता है वो वेयर हाउस में इन्वेंट्री मैनेजर है उसको रिक्विजिशन इशू करती हैं। फैक्ट्री मैनेजर वाला इन्वेंट्री मौजूद हो तो इन्वेंट्री फैक्ट्री को इशू कर देता है और रिक्विजिशन जो है उसके ऊपर लिखे के इन्वेंट्री इशूड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भिजवा देता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला उसकी बेस पे एंट्री कर लेता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। आपने कॉस्ट काउंटिंग में ये एंट्री पढ़ी होगी इशू। अगर इन्वेंट्री वाले के पास, वेयर हाउस वाले के पास वो इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, खत्म हो गई है, तो वो क्या करता है, एक परचेजिंग का सेंट्रल डिपार्टमेंट बनाया होता है उन्होंने जिसे कहते हैं परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट। ये सेंट्रल डिपार्टमेंट इसलिए बनाया होता है कि बजाय ये कि हर बंदा जिसको चीज चाहिए वो खुद बाजार से जाके चीज खरीदता फिरे, से बेहतर है परचेजिंग सेंट्रलाइज्ड हो। तो परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट बनाया, इन्वेंट्री वाला परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को कहता है सर इन्वेंट्री खत्म हो गई। परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला मार्केट में डिफरेंट सप्लायर से कोटेशंस लेता है, जो अच्छे सप्लायर्स हों, उनमें से जिसकी कोटेशन सबसे कम रेट की हो, मिनिमम रेट, उसको परचेज ऑर्डर इशू कर देता है। परचेज ऑर्डर इशू जब कर दिया जाता है उसके बाद ड्यू डेट पे सप्लायर इन्वेंट्री लेके आ जाता है कंपनी की प्रेमिसेस में। वहां पे फिर कुछ लोग उस इन्वेंट्री को चेक करते हैं कि ये इन्वेंट्री, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी परचेज ऑर्डर के मुताबिक है। अगर परचेज ऑर्डर के मुताबिक हो तो फिर वो एक गुड शीट नोट प्रिपेयर करता है। उस गुड शीट नोट को फिर वो एक इनवाइसिंग डिपार्टमेंट होता है नेक्स्ट, उसको ट्रांसफर कर देता है। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट उस गुड शीट नोट की बेस पे
परचेज इनवॉइस प्रिपेयर करता है। परचेज इनवॉइस फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट चली जाती है जो कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारा जनरल लेजर ट्रायल होता है ना, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। वो इसमें एंट्री पास करते हैं कि इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिटर क्रेडिट, उस इनवॉइस की बेस पे। सिस्टम समझ आ गया आपको? नहीं, दोबारा सुन लीजिए। नहीं समझ आया, उसने कहा नहीं समझ आया। नहीं, दोबारा सुन लें। ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा चलें, क्विक से समझे। ऑर्गेनाइजेशन में किसी डिपार्टमेंट को, खासतौर पर फैक्ट्री वाले को अगर जरूरत हो इन्वेंट्री की, किसके पास जाता है? वेयर हाउस मैनेजर वाले के पास। इन्वेंट्री ले ली, वेयर हाउस मैनेजर वाला डॉक्यूमेंट बनाएगा, इन्वेंट्री इशू कर दी। डॉक्यूमेंट किसको सेंड करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला क्या एंट्री करेगा? इन्वेंट्री इशू की, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर इन्वेंट्री खत्म होगी, खरीदनी है, कौन खरीदेगा? परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट। सप्लायर के साथ एग्रीमेंट कर लेगा, उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? परचेज ऑर्डर। जब सप्लायर चीजें लेके आएगा तो क्या चेकिंग होगी कि चीजों की क्वांटिटी और क्वालिटी ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं? इस चेकिंग के बाद चीजें एक्सेप्ट की जाएगी। डॉक्यूमेंट कौन सा बनेगा? गुड शीट नोट के बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा बनेगा? परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस किसको सेंड की जाएगी? अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला एंट्री क्या करेगा? परचेज डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। हुआ ये था उस केस में जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इन्वेंट्री आई, गुड शीट नोट बनी, लेकिन जिस बंदे ने गुड शीट नोट बनाया उससे वो गुड शीट नोट इधर उधर हो गया, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच सका। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच सका तो क्या परचेज की एंट्री हुई? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन्वेंट्री तो पहुंच गई थी ना। इन्वेंट्री वेयर हाउस मैनेजर के पास गई, फैक्ट्री वालों को जरूरत पड़ी, इन्वेंट्री इशू करवाई। अब इन्वेंट्री वाले ने अपना जो इन्वेंट्री इशू की, ये डॉक्यूमेंट भिजवा दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। तो इशू क्या हुआ? अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री कर ली, लेकिन इन्वेंट्री परचेज की नहीं कर सके। अब देखें, इन्वेंट्री का बैलेंस नेगेटिव आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है। इससे मुझे सबक क्या मिला इस सारी कहानी से कि इन्वेंट्री का हमारी काउंटिंग में बैलेंस डेबिट भी होते हैं, क्रेडिट भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं होते। अगर बैलेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ओमिट हो गई है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ओमिट या कोई मिसक्लासिफिकेशन हो गई है। भैया बात समझ आई? ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बैलेंस शीट में तो प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह नेगेटिव होता है, वो प्रेजेंटेशन के लिए नेगेटिव होता है। तो अगर कोई भी कहीं पे भी किसी एसेट का बैलेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? कोई मिस क्लास या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रह गई है। एक और एग्जांपल दूं आपको, और एग्जांपल सुने। ये कंसेप्ट तो है, समझ लग ही जाएगा, पढ़ ही लेंगे हम। एक और लिस्टेड क्लाइंट पे मुझे भेजा गया, ये भी सच्चा वाकया है इसमें, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप खुद समझ लीजिए कौन सी चीज नहीं बताई मैंने। फिक्स एसेट का एरिया कर रहा था मैं। फिक्स एसेट्स के एरिया में अपनी तरफ से सारा मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। अच्छा, आपको पता है फिक्स एसेट्स में एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जब हम, एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल। डेप्रिसिएशन अगर हमने वेरीफाई करनी है, बताइए हम नॉर्मली क्या करते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। कैसे वेरीफाई करते हैं? हाँ, जो फिक्स एसेट्स का बैलेंस है उसके साथ डेप्रिसिएशन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्लाइंट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तकरीबन उतना ही है कि नहीं, और फिर पिछले साल के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसी प्रोसीजर को, डेप्रिसिएशन को हम टेस्ट ऑफ डिटेल के जरिए से वेरीफाई करना चाहें, उसका भी तरीका है। वो क्या भला? क्लाइंट ने जो इंडिविजुअल फिक्स एसेट्स रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है इंडिविजुअल फिक्स एसेट्स का, जिसमें हर फिक्स एसेट की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू वगैरह आ रही है, सैंपल बेस पे चेक कर रहे हैं वो कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। अब कहता है ये रिकैलकुलेशन की एग्जांपल में भी पढ़ा था। असल में जो क्लाइंट डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करता है ना, वो फिक्स एसेट रजिस्टर की मदद से पास करता है। वो फिक्स एसेट रजिस्टर में हर फिक्स एसेट के आगे उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है और एंड पे जो टोटल होता है उससे एंट्री पास हो जाती है। फिक्स एसेट रजिस्टर समझ आ रही है ना क्या है? और फिक्स एसेट रजिस्टर और फिक्स एसेट शेड्यूल में क्या फर्क है, ये भी आपको पता होगा यार। क्या फर्क है? फिक्स एसेट शेड्यूल जो है वो एग्रीगेट बेसिस पे बना होता है टोटल, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है।
फिक्स एसेट रजिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा है। इसमें इंडिविजुअल फिक्स एसेट्स की डिटेल आ रही होती है। अब मैं रिव्यू करवा रहा था, पता नहीं कोई गलती है, मैनेजर्स की और पार्टनर्स की एक आदत होती है, अगर तो उन्हें कोई गलती नजर ना आए, अगर आपका दिन अच्छा है, आपने रिव्यू कर, उन्हें कोई गलती, तो वो ज्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं करते। लेकिन अगर उन्हें ऊपर से कोई 2-3 गलतियां नजर आ जाएं, फिर जितनी ज्यादा गलतियां उतना ज्यादा डिटेल में चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो उस दिन पता नहीं क्या था, मेरे से कोई 2-3 गलतियां हो गई, वो सीनियर मैनेजर तो एरिया में डिटेल प्रोसीजर चेक करना शुरू हो गए और फिर कहने लगे जरा फिक्स एसेट रजिस्टर तो लाओ क्लाइंट का फिक्स है। मैंने देखा ही नहीं था, बारह भागा गया फिक्स एसेट रजिस्टर लेके आया, उन्होंने फिक्स एसेट रजिस्टर खोला, इंडिविजुअल फिक्स एसेट्स की सारी डिटेल आ रही थी, एसेट्स के नाम क्या है और फिर उसके बाद क्या चीज है और उसके आगे उनकी कॉस्ट, बुक वैल्यू वगैरह, डेप्रिसिएशन क्या है, बुक वैल्यू क्या है। किस्मत मेरी, कुछ फिक्स एसेट का बैलेंस आ रहा था नेगेटिव और मुझसे सिर्फ उन्होंने एक ही सवाल पूछा, सादा सा सवाल, ये फिक्स एसेट का बैलेंस नेगेटिव क्यों है। मुझे कोई जवाब नहीं था मेरे पास, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कहानी करते हैं सेंसर, आगे चलते हैं। फिर मैं गया भागा क्लाइंट के पास और मैंने कहा भाई फिक्स है, तुम्हें इतना नहीं पता कि फिक्स का बैलेंस नेगेटिव नहीं होता, ये क्यों बैलेंस नेगेटिव है। अब जाहिर है जो हुआ उस वक्त फिर इसी तरह बात करनी बनती है। अब क्लाइंट भी सर पकड़े, फिर थोड़ी देर बाद कहना सर मुझे समझ आ गई क्या। मैंने कहा क्या, कहता है सर अच्छा पहले बताइए आपके ख्याल में क्या रीजन हो गया, क्या ओमिट हो गया होगा। उन्होंने फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को भी डेप्रिशिएट कर रहे थे। हमारा असूल ये होता है, कंट्रोल ये होता है कि क्लाइंट के जो फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स है ना, उन्हें उसे अलग सेपरेटली, जैसे हम ऑब्सोलीट स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं ना सेपरेटली, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को भी सेपरेटली आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके ऊपर मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। वो क्लाइंट क्या करता था, एक्सेल पे फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करा था, फार्मूला लगाते थे डेप्रिसिएशन का 10%, कॉपी पेस्ट कर दिया सबके ऊपर, नहीं देखा फुल्ली डेप्रिशिएटेड है कि नहीं है, सब पे छापा मार दिया। अब करता क्लाइंट है, भुगते फिर हम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव बैलेंस चाहे इन्वेंट्री का हो चाहे फिक्स एसेट का हो, कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा होता है। एग्री करते हैं इसे, इन्वेंट्री में भी नेगेटिव बैलेंस मिस स्टेटमेंट थे, फिक्स एसेट का भी बैलेंस अगर नेगेटिव हो मिस स्टेटमेंट है। उसी तरह मुझे ये बताइए अगर डेटर्स का बैलेंस नेगेटिव आ गया, आप क्या समझेंगे। एक स्टूडेंट कहने लगा सर एडवांस दिया होगा उसको, तो मैं कहा अगर एडवांस भी दिया हुआ है तो वो भी गलत है। क्यों, क्योंकि एडवांस की एंट्री तो अलग होती है। एडवांस की एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट होती है क्या, वो कैश डेबिट एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट होती है, वो भी गलत है। और बल्कि ज्यादा चांस है एडवांस नहीं होगा, बल्कि कोई कैश रिसीव कर लिया लेकिन उसकी सेल रिकॉर्ड नहीं हुई। कैश रिसीव कर लिया भाई, ये भी मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, कोई मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है या ट्रांजैक्शन ओमिटेड हो सकती है। तो अब बताइए जरा सोच के, क्रेडिटर का बैलेंस नेगेटिव है, क्या रीजन होगी। हाँ कि पेमेंट रिकॉर्ड कर ली लेकिन रिलेटेड परचेज रिकॉर्ड नहीं की। तो अब मुझे बताइए, सारी एग्जांपल का मकसद था आपको नेगेटिव बैलेंस की इंपोर्टेंस बताना। बताइए ये लेस देन 0, अब बताइए मेरे भाई जो पहले कह रहे थे इन्हें सिलेक्ट नहीं करना, करना चाहिए कि नहीं, क्यों करना चाहिए। मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट, लगता है कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है वो मिस क्लासीफाई हो गई है या ओमिट हो गई है। तो मेरे ख्याल में तो 15 सबको करना चाहिए, असूली तौर पे तो किसी का भी बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 23 की सिलेक्शन हो गई, 15 की भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्या कोई और सिलेक्शन करनी चाहिए। 23 की, अच्छा 23 की हमने किस वजह से की, मेजर बैलेंस था। 15 की किस वजह से की, रिस्क ज्यादा था, रिस्क ज्यादा। बताइए क्या कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। मोर देन 2 months ओल्ड, ये कैटेगरी क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए। कैटेगरी हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी कैटेगरी है, प्रोविजन के लिए शाबाश, इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे। 3 कैटेगरी, मेरा ख्याल है बाकी को इग्नोर कर देना चाहिए। क्या बाकी को इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं, किसी को भी हम इग्नोर नहीं करते, किसी भी कैटेगरी, बाकी में से भी रैंडम बेसिस पे सैंपल सेलेक्ट कर लेना चाहिए। बाकी में से भी रैंडम बेसिस पे सैंपल को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब 4 कैटेगरीज हमने डिस्कस कर लें, 4 सिलेक्शन, 4, एक मेजर आइटम की बेस पे 23, रिस्क की बेस पे 15 और ओवरड्यू, और फिर उसके बाद बाकी कैटेगरी रैंडम। क्वेश्चन क्लियर हो गया।
समझ आ? कोई इशू, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, जब हम इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मेजर 23 वालों की सिलेक्शन करेंगे तो क्या इसमें परवीन की बात लिखनी चाहिए कि नहीं? नहीं, हमने एक वक्त में एक पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन करेंगे। वो नो डाउट उसमें परवीन वाले भी आ रहे होंगे, लेकिन परवीन का हम अलग पॉइंट बताएंगे। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए इसको क्लोज कर लें, अब क्लोज कर दें। चले, अच्छा, अब सिर्फ आपको होम असाइनमेंट नहीं, लेकिन सिर्फ कि डेली हमारी केस स्टडी की प्रैक्टिस होती रहे। 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप अगर रिटर्न टाइम हो तो रिटर्न फॉर्म में कर लें, लेकिन आपको पता है टर्म टेस्ट वाले वीक में हम एक तो अपना लेक्चर की स्पीड थोड़ी स्लो रखते हैं और दूसरा होम असाइनमेंट भी मिनिमम कर देते हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 9 और 11। हो सके तो रिटर्न फॉर्म में कर लें, जिनका कल कोई टर्म टेस्ट वगैरह नहीं है, जिनके पास टाइम हो, वरना एट लीस्ट रीडिंग कर लें, सिर्फ की पॉइंट्स को लिख लें। ठीक है, की पॉइंट्स को लिख लें ताकि कम से कम कल जब क्लास में डिस्कशन करें तो आपको रिफ्रेश हो जाए कि ये पॉइंट मेरे जहन में आए थे। इसे एग्जाम स्टाइल में ना कीजिए। जी, वॉल्यूम 2 क्लोज, केस स्टडी प्रैक्टिस क्लोज्ड। नेक्स्ट, अब आते हैं हम वॉल्यूम 1 पे, चैप्टर 14 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हमारा लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, बैंक कंफर्मेशन लेटर। बुक में वैसे सिर्फ बैंक कंफर्मेशन लेटर है, लेकिन इसके साथ लीगल कंफर्मेशन लेटर भी ऐड कर लें। ठीक है, चैप्टर 67। 15 में तो एनालिटिकल प्रोसीजर ही लिखा होगा, लेकिन 15 तो हमारा 14 चल रहा है मेरे भाई, 14 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बैंक कंफर्मेशन लेटर और लीगल कंफर्मेशन। वो कहता है बाकी के कंफर्मेशन लेटर, डेटर्स क्रेडिटर्स वाला, वो आप पढ़ चुके हैं कि कैसे सेंड करेंगे, रिप्लाई आया नहीं आया, क्या करना है, सारी कहानी डिस्कस कर ली हमने। लेकिन 2 खास किस्म के कंफर्मेशन लेटर भी हैं, इनको भी डिस्कस करते जाए जरा। एक है बैंक कंफर्मेशन लेटर और दूसरा लीगल कंफर्मेशन लेटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम नहीं, लेकिन मैं भी केस स्टडी में पूछ ले। और आपको पता है इन दोनों के बारे में एक बात मैंने खास तौर पे बताई है आपको, वो क्या है भला? हाँ जी, कि इनमें सैम्पलिंग नहीं करनी, 100% केसेस में कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है और ऑब्टेन भी करना है, इनके अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं है जी। तो एक है हमारा कंफर्मेशन लेटर बैंक, और एक है कंफर्मेशन लेटर जो लॉयर को सेंड करते हैं। पहले बैंक वाला डिस्कस करते हैं। अब मुझे ये बताइए, बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, क्या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाएंगे कि कुछ और चीजें भी? कुछ और चीजें भी, बिल्कुल। क्या वो कह रहे हैं आपने कंफर्म करवाना है फुल टाइटल एंड अकाउंट नंबर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ क्लाइंट अलोंग विद बैलेंस एट ईयर एंड। क्लाइंट से पहली चीज क्या पूछ रहे हैं, कंफर्मिंग पार्टी से पहली चीज क्या पूछ रहे हैं कि हमारे क्लाइंट के जितने भी बैंक अकाउंट्स है आपके पास, उन सब की लिस्ट दे दो और उनका जो बैलेंस है एट ईयर एंड हमें वो बता दो। यानी क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवा रहे हैं। लिस्ट दे दो सारे बैंक, भाई एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हो सकते हैं ना, तो लिस्ट दे दो और हर एक का जो बैलेंस है ईयर एंड पे वो बता दो। बैलेंस पूछ लिया। अच्छा, अब ये देखिए इंफॉर्मेशन जो है उसने पहले 3 कैटेगरी बनाई है, 4 है वैसे टोटल। 4th कैटेगरी है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहे। असल में 3 कैटेगरीज में उसने क्लासिफाई किया इंफॉर्मेशन को। एक है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक अकाउंट, एक है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरड्राफ्ट या लोन्स एटसेट्रा, और फिर है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज। यानी यूं समझिए कि ये कैटेगरी है एसेट साइड की इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा रहे हैं, इस कैटेगरी में लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा रहे हैं, और इसमें नोट्स ऑफ द अकाउंट डिस्क्लोजर वाली इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा रहे हैं। ठीक है, तो 3 कैटेगरी होगी, एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक अकाउंट्स, दूसरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरड्राफ्ट लोन्स, और तीसरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो पहले इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक अकाउंट, सबसे पहले क्या पूछा, लिस्ट दे दो बैंक अकाउंट्स की, बैलेंस बता दो। अच्छा, फिर इसके बाद
फॉर ऑल अकाउंट्स क्लोज ड्यूरिंग द पीरियड फुल टाइटल एंड डेट्स ऑफ क्लोजर, यानी जो अकाउंट क्लोज हुए हैं उनके बारे में भी हम पूछ रहे हैं। मुझे बताइए कि क्लाइंट ने हमें कह दिया कि एक बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, इस पे कंफर्मेशन लेटर सेंड ना कीजिए, तो क्या कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करेंगे? क्यों भाई, ये एंड पे तो क्लोज हो चुका है, वो भाई चेक करने के लिए बाकी क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक तो हो सकता है बाकी बैलेंस हो सके, तो हम अकाउंट्स क्लोज को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। फिर कह रहा है सेपरेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड आर चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड, कि बैंक से पूछेंगे कि आप बताइए कि कितना इंटरेस्ट आपने इस पार्टी को क्रेडिट किया या चार्ज किया। इंटरेस्ट क्यों पूछ रहे हैं भला? इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन एक छोटी सी एक टेक्निकल चीज आपको बताता चलूं, अगर आप थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा इसका। बैंक नॉर्मली इंटरेस्ट देते हैं मंथ एंड पे, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की है। फर्ज कीजिए अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ईयर एंड पे 2 महीने गुजर चुके हों और अभी तीसरा महीना रहता है? बताइए, जो पिछले शुरू के 2, 4, 8 महीनों के इंटरेस्ट होगा वो तो बैंक क्रेडिट कर चुका होगा, लेकिन ये आखिरी 2 महीनों का इंटरेस्ट क्या बैंक पे कर चुका होगा या क्रेडिट कर चुका होगा? नहीं कर चुका होगा। लेकिन क्या हमारी अक्रूवल के मुताबिक शाबाश एंट्री आनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। इसलिए हम जब उससे ये पूछते हैं कि बताओ भाई इंटरेस्ट टोटल कितना ऐसा है जो क्रेडिट कर चुके हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट भी पूछते हैं जो अभी क्रेडिट नहीं किया, अभी पे नहीं किया, कि 1.5-2 महीने का रह गया हो, ठीक है। इससे हम अपनी इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस वाली फिगर वेरीफाई कर क्रॉस मैच करते हैं, और इससे हम जो रिसीवेबल या पेएबल है क्लोजिंग वो क्रॉस चेक करते हैं। ये फर्क समझ आया दोनों में? फिर फिफ्थ, इफ देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्या बैंक अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, फ्रीज किया जा सकता है? कौन फ्रीज? नैब, हाँ नैब फ्रीज कर सकता है, एफबीआर भी कर सकती है अगर टैक्स वगैरह ना पे करें, एफआईए वाले भी कर सकते हैं। नहीं ये मुझे नहीं पता, मुझे एफबीआर का और नैब का तो पता है। अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग में ना तो एफ, चले बहरहाल जिसने भी किया है यही हम पूछ रहे हैं भाई, अगर अकाउंट्स पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है तो हमें बता दो रिस्ट्रिक्शन है, और जिस तरह की भी है वो बता दीजिए। समटाइम रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जी कोई भी अमाउंट जो है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते टोटली। सम टाइम होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जिस तरह की भी रिस्ट्रिक्शन है वो हम उससे पूछ लेंगे। बैंक बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरड्राफ्ट और लोन। अब ये तो आप 3, 4, 5 दफा क्लास में डिस्कस हो चुका है कि बैंक कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म कराएंगे लोन के हवाले से। किसी और क्लास में डिस्कस हुआ होगा, इस क्लास में डिस्कस नहीं हुआ। जी मेरे भाई बताइए, बैंक से अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे लोन के हवाले से क्या कुछ पूछेंगे? इंटरेस्ट, मार्कअप, सिक्योरिटी क्या रखी है, मॉर्गेज एग्री, बिल्कुल, रीपेमेंट शेड्यूल। हाँ भाई ये तो सारा बता दिया, लगता है ये भी 7 वाली क्लास का है, हैं? अच्छा इनको पहले, चल अब कोई बात नहीं, हम एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। डिटेल्स ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स। डिटेल्स ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स मतलब कितने लोन लिए, ठीक है, कितने लोन थे। हाँ डिटेल्स ऑफ एनी एसेट हेल्ड एज सिक्योरिटी बाय बैंक। सिक्योरिटी के तौर पे कौन कौन सी एसेट रखवाए हैं? हाँ ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, चार्ज या मॉर्गेज या प्लेज या जो भी, इसका डिस्क्लोजर देना होता है इसलिए पूछ रहे हैं। फिर टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और मार्कअप। मार्कअप या इंटरेस्ट एक ही बात है, इसके टर्म्स क्यों चेक कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए कि सही। रीपेमेंट शेड्यूल ये किस लिए पूछ रहे हैं? करंट और नॉन करंट को अलग करने के लिए। डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स यानी क्या क्या कंडीशन रखी गई है लोन देते हुए, ये क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरे भाई मुझे बताएंगे ब्लू जैकेट में जो है। जी मेरे भाई बताइए, ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है, डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट्स, ये क्यों पूछ रहे हैं हम बैंक से? हमें इसी से क्या गर्ज के किन टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिया है?
जी शाबाश शाबाश, सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला? ये तो मैंने पढ़ाया नहीं हुआ। अच्छा, ये केस स्टडी में डिस्कस हुआ था। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर किसी भी रिक्वायरमेंट की वायलेशन हो तो फिर इसका मतलब क्या होगा? हमने इस लोन को, ये लोन इमीडिएटली पेबल हो जाता है, इसे करंट लायबिलिटी में शो करना होगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड बैंक नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो सिर्फ लीगल केसेस नहीं होते, बैंक से रिलेटेड भी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकते हैं? नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या हो सकती हैं? कंटिंजेंट, हाँ याद आया, केस स्टडी में था गारंटी इशू की, याद है केस स्टडी में था पहला, आई कैप की क्वेश्चन बैंक में भी केस स्टडी थी, उसमें 4 पार्ट थे शायद, और चौथा पॉइंट वो डेप्रिसिएशन वाला था, जिसमें वो कहता था एक में कि मैंने लाइफ चेंज की 10 से शायद 6 साल थी, और फिर कहता था कि मैंने डेप्रिसिएशन मेथड भी चेंज किया। तो हम कहते थे मेथड जो है ये तो चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है, और जो लाइफ चेंज भी है चेंज इन एस्टिमेट, यही कहते थे ना, और गलत कहते थे। क्यों? दोनों चेंज इन एस्टिमेट है, दोनों चेंज इन एस्टिमेट। और उस वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट यही था कि ईयर एंड के बाद रिलेटेड पार्टी को गारंटी इशू की है, ये भाई गारंटी इशू किया है, गारंटी लायबिलिटी नहीं होती, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, इसको डिस्क्लोज करना होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब कंडीशनल, अगर गारंटी दी है इसका मतलब हमारी लायबिलिटी अभी नहीं है, कब बनेगी? जब वो डिफॉल्ट करेगा, अभी तो नहीं है, डिफॉल्ट करेगा तो लायबिलिटी बन जाएगी, जब तक डिफॉल्ट नहीं किया कंटिंजेंट लायबिलिटी है। वो याद आया केस? नहीं याद आया भाई, 4 केसेस थे, नहीं करवाया हुआ मैंने। हाँ चैप्टर 4 में, शाबाश चैप्टर 4 में, हाँ जी, डिटेल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये चैप्टर 4 में जरा देख के ना इसको भाई को क्वेश्चन नंबर बताएं कौन सा क्वेश्चन था। फिर गारंटीज पता चल गया आपको, गारंटी। फिर कह रहा है जैसे बिल्स डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड कौन से होते हैं? बिल रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है टॉपिक, बिल रिसीवेबल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? हाँ जी बिल्कुल, बीला में पढ़ा। अच्छा मैं एक्सप्लेन करता होता क्या है। भाई से मैंने लेने हैं 10 लाख रुपए, फर्ज कीजिए, चल लेने नहीं, ज्यादा हो गया, 50 रुपए, 50। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास नहीं है, आप 3 महीने बाद मैं आपको दूंगा। मैंने कहा अच्छा लिख के दे दो, अमाउंट बड़ी है, जाहिर है नहीं होती बंदे के पास। 50 रुपये इन्होंने मुझे लिख दिया 50। मैंने ये रिटर्न फॉर्म में नीचे साइन थे, ये कागज लेके बैंक के पास गया। मैंने कहा सर आप मुझे भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, आप ऐसा कीजिए, इस बंदे ने मेरे 50 रुपये देने हैं, 3 महीने बाद आप ये अपने पास रख के मुझे अभी 40 रुपये दे दें, और 3 महीने बाद इससे 50 रुपये ले लीजिएगा। बैंक को चूंकि मार्जिन नजर आ रहा होता है अपना, और बैंक दोनों पार्टीज को नॉर्मली जानता होता है, बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमें पैसे मिल गए, लेकिन याद रखे हमने ये जो उसको पेज दिया, ये है हमारा बिल डिस्काउंटेड, ये हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक ड्यू डेट पे इसके पास गया और इसने इनकार कर दिया तो पैसे किसको देने पड़ेंगे? मुझे। इसीलिए ये हमारी इसको भी हमने डिस्क्लोज करना होता है, बैंक से पूछ रहे हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। और फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इंपोर्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, इसके लिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद कर लीजिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी हम बैंक से कंफर्म करवाएंगे, ये भी हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, डिस्क्लोज करना है। और इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम बैंक से पूछेंगे कि भाई आप जानते हैं कि कोई और अदर बैंक में इस क्लाइंट का अकाउंट हो, या आपके ही बैंक में किसी और ब्रांच में अकाउंट हो, तो हमें बता दें। हो सकता है क्लाइंट ने पूरी तरह ना बताया हो हमें सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल। क्लियर होगी बात? तो मुझे बताइए बैंक कंफर्मेशन लेटर में बैंक से कितनी तरह की इंफॉर्मेशन कंफर्म करते हैं? 4, एक तो एडिशनल हो गई, बाकी 3 कौन कौन सी? एक बैंक बैलेंस के हवाले से, ओवरड्राफ्ट या लोन के हवाले से, कंटिंजेंट लायबिलिटी के हवाले से। हर एक में क्या एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स क्लियर। अब आते हैं लास्ट, लॉयल कंफर्मेशन लेटर, ये बैंक कंफर्मेशन लेटर क्लोज। कंफर्मेशन लेटर ये किताब में नहीं लिखा हुआ, फिर बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट पता होना चाहिए हमें।
छोटा सा कंसेप्ट है, अहम है। लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, उससे कितनी चीजें कंफर्म करवाएंगे? स्टैंडर्ड में एक जगह लिखा हुआ है 3 चीजें लाजमी कंफर्म करवानी है। कितनी चीजें? 3 चीजें कंफर्म करवानी है। किससे? लॉयर से। पहली चीज लिस्ट ऑफ केसेस। भैया बताओ क्लाइंट के खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं? क्या बताओ, कितने लीगल केसेस चल रहे हैं? फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम। क्या मतलब? जीतेंगे कि हारेंगे? एक्सपेक्टेड आउट, क्या ख्याल है आपका कि जीतेंगे कि हारेंगे? शाबाश, जिसे हम क्या कहते थे? आउटरो इज प्रोबेबल और नॉट। तीसरा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। अगर हारेंगे कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे क्लाइंट को? इसको क्या कहते थे भला? मयरेबल। इस तीनों को हम एक ही लाइन में समझते थे। याद है आपको कि अगर क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस है तो हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी। अगर क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस है हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है अगर वो प्रोबेबल एंड मयरेबल है। पहले में केस पूछ रहे हैं क्लाइंट के खिलाफ है कि नहीं, दूसरे में पूछ रहे हैं आउटफ्लो प्रोबेबल है कि नहीं, तीसरे में पूछ रहे हैं मयरेबल है कि नहीं। ये बात समझे? देखें, लीगल केस के हवाले से यही हमारा काम है, बस चेक करना। और इसी के इर्द गिर्द आई कैप घूमता है लिटिगेशन का। जब भी केस देता है कि जिसमें हमें कभी कहता है कि प्रोबेबल है, कभी कहता है नहीं है, कभी कहता है मयरेबल है, कभी कहता है नहीं है। ठीक है, हमसे जानना चाह रहा होता है कि क्या हम डिस्क्लोजर या प्रोविजन का सही डिसीजन कर पाते हैं कि नहीं। तो मेन कंसेप्ट यही। लॉयर को जब भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाएंगे? 3। कौन कौन से? लिस्ट ऑफ केसेस और एक्सपेक्टेड आउटकम, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, ये हमारा चैप्टर 14 भी क्लोज हुआ। लेकिन इसकी केस स्टडीज की अभी प्रैक्टिस हमने करनी है, जहन में रखिएगा। केस स्टडीज की प्रैक्टिस अभी हमने मजीद करनी है। और चैप्टर 12 की केस स्टडी की प्रैक्टिस भी पेंडिंग है। वो हमने 3-4 केस स्टडीज की तो है, लेकिन अभी मेरी तसल्ली नहीं है पूरी तरह से। आपकी भी तसल्ली नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो चूंकि ये टर्म टेस्ट का वीक आ गया, इसलिए मैंने वो कहा चले वो उसको थोड़ा हम डिले कर लेते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे हम। जी जी बिल्कुल, ये हमने बिल्कुल पूछते हैं। ये जो डेट कॉवेनेंट रिक्वायरमेंट है, अगर क्लाइंट ने कोई भी लोन लिया हुआ है तो ये रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए अहम हो जाते हैं। चलिए, चैप्टर भी क्लोज हमारा। अब आते हैं टर्म टेस्ट की तरफ। बताइए, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास इस वक्त टर्म टेस्ट नहीं है? नहीं, क्या मतलब आपको टर्म टेस्ट नहीं मिला? नहीं, ये क्वेश्चन पेपर। कोई बात नहीं, मैं ज़बानी कलामी आपको कहानी बता दूं। लेकिन 12 मिनट पड़े हुए हैं क्लास में। वाकई ऐसे पे वो कोई कंसेप्ट चल रहा हो तो ज़हन में आता है, ऐसे थोड़ी ज़हन में आते हैं। वाकया कोई नहीं याद आ रहा इस वक्त मुझे। चलिए, ये ठीक है, आज आपको मैं जल्दी छुट्टी दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, इसकी जो डेफिशिएंसी होगी वो फिर हमने नेक्स्ट वीक में कवर करनी है। नहीं तो फिर बैठे, फिर मैं हाँ बैठ जाए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे? चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।